प्रिय प्रशिक्षु, आइए बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की आज ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हमारा विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन ये हमारा सिद्धांत का पेपर है। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वह हम पढ़ रहे थे पाठ सहगामी क्रियाओं। पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व पढ़ रहे थे। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व में हम देखें कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसमें हम देखें कि निश्चित रूप से पाठ सहगामी क्रियाएं बालक के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके इतिहास के विषय में हम चर्चा किए थे। पाठ सहगामी क्रियाओं को प्रारंभ काल में जो है इसको जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे जो है जो आधुनिक शिक्षा हमारी दी गई वो पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर कर दिया गया कि निश्चित रूप से इसी के माध्यम से ही शिक्षा जो है वो शिक्षा को रोचक बना करके बच्चों को जो है व्यवस्थित ढंग से जो है उनको शिक्षा दी जा सकती है। तो जिसमें हम महत्व को देख रहे थे कि अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए जो है हमारी ये क्रियाएं होती हैं। उसके साथ साथ नैतिकता का प्रशिक्षण की बात की गई थी कि जो उनमें नैतिक गुणों का विकास होता है वह पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। उसके साथ साथ सामाजिक प्रशिक्षण की बात की गई थी, जिसमें जो है विद्यार्थियों के रुचि का विकास होता है, अनुशासन स्थापना में यह सहायक होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है, मनोरंजन इसके द्वारा कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम देखें जो है कि निश्चित रूप से एक पाठ सहगामी क्रियाओं के अंग के रूप में जो है तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जिनको जो है सम्मिलित किया गया और जो है देखा गया कि उसमें और कौन कौन से छात्रों को इससे लाभ होते हैं। जिसमें लाभों में हम देखे थे कि व्यक्तित्व का विकास करना, इसमें महत्वपूर्ण जो था वो बच्चों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास की बात की गई है इन क्रियाओं के माध्यम से। तो जिसमें जो है व्यक्तित्व के विकास की बात की गई है। उसके बाद इससे जो है क्या होता है करके सीखने का सिद्धांत जो है वह जो है वो डेवलप हो जाता है और उसको जो है बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ अच्छी आदतों का इनमें जो है वो निर्माण हो जाता है। उसके साथ साथ समय का ये समुचित ढंग से उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद समाज अच्छे समाज के निर्माण में यह सहायक होते हैं। उसके बाद नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाता है। उसके साथ साथ अनुशासन का विकास हो जाता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में ये लोग जान जाते हैं, बच्चे जान जाते हैं कि सिद्धांत रूप में हमको क्या बताया जाता है और व्यवहार रूप में क्या है। जैसे बच्चों को समाज के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताई जाए, लेकिन क्या होता है कि जितनी भी अच्छी चीजें समाज के बारे में उसको बताई जाती हैं वह जो है वो नहीं समझ पाता। जब वह जो है समाज में जाता है स्वयं वह कर करके देखता है, यहाँ पर करके सिद्धांत कर करके वह देखता है तो देखता है कि सिद्धांत रूप में हमको क्या बताया गया और व्यवहार रूप में क्या हो रहा है उसके विषय में उसको जानकारी, या दोनों के बीच में एक लीजिए की जो दूरी मेंटेन हुई है उसको वह समझ जाता है कि कितना दोनों में अंतर है। उसके साथ साथ अधिगम को जो है सोउद्देश्य बनाया रखने में, अधिगम का जो उद्देश्य है उसको सीखने का जो उद्देश्य है उसको भी जो है वह बनाने रखने में जो है यह सहायक होता है। तो इस तरह से हम आपको इसके महत्व के बारे में बताए थे। पाठ सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। जब अगर छात्र के जीवन में अगर यह जो है पाठ सहगामी क्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण है जिससे बालक का हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उनको हम देखते जो है। तो आज हमारा टॉपिक है पाठ सहगामी क्रियाओं के पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य एवं सिद्धांत। ठीक है, इसकी महत्ता के विषय में अभी हम एक बार आपको बताए कि क्या महत्व है। तो उस महत्व को अगर देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बालक के लिए विद्यालय में जो है पाठ सहगामी क्रियाओं को कराया जाना अति आवश्यक है। तो अगर ये अति आवश्यक है तो निश्चित रूप से इसके जो है उद्देश्य भी कुछ होंगे, कुछ सिद्धांत भी होंगे। इन सिद्धांतों को हम देखें तो पाठ सहगामी हमारी क्रियाओं का
संगठन एवं संचालन। जो पाठ्यआगामी क्रियाएं हमारी संगठित की जाती हैं और जो इसको संचालित किया जाता है उसको जो है उचित ढंग से, अच्छे ढंग से जो है वो संचालित किया जाना चाहिए। तभी जो है क्या होगा, इन प्रवृत्तियों को अधिक हम प्रभावकारी रूप से जो है या उपयोगी या जो है सुलभ बना सकते हैं। अगर हम इसको प्रभावी ढंग से संचालित नहीं करते हैं तो ये क्रियाएं हमारी जो है क्या होती हैं, अधिक ढंग से जो है वो प्रभावशाली नहीं होती। इससे क्या होता है, पाठ्यआगामी क्रियाओं के संगठन, व्यवस्थापन तथा प्रशासन के समय निम्नलिखित उद्देश्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। आप ये कह लीजिए कि जो इसके सिद्धांत हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, इन चीजों को प्राप्त करने से पहले जो है कुछ मुख्य चीजों को जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो है पहला बिंदु हमारा है विविधता। विविधता अलग अलग अर्थ इसका विविधता से है अलग अलग। तो पाठ्यआगामी क्रियाओं के संबंध में जो विविधता के सिद्धांत को बताया गया उसको जो है अवश्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। जैसे जो है उनका संगठन जो है, जो पाठ्यआगामी क्रियाएं हों उनका संगठन जो है इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से छात्र जो है व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार अगर उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखा गया है तो निश्चित रूप से वह बालक जो है कार्य को करने में वह रुचि लेगा। अगर उस विविधता को ध्यान में नहीं रखा गया और किसी बालक पर वह पाठ्यआगामी क्रियाएं थोपी जा रही है, उसकी रुचि उस क्षेत्र में नहीं है, तो क्या समस्या आएगी? निश्चित रूप से समस्या ये आएगी कि वह बालक जो है वह पाठ्यआगामी क्रियाओं में मन से भाग नहीं लेगा, और जब मन से भाग नहीं लेगा तो जो हमारा उद्देश्य है उन उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा सिद्धांत है, वह जो दूसरा सिद्धांत है वह छात्रों का सहयोग। छात्रों का सहयोग, छात्रों के सहयोग के अगर सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिए जो आपको ये सिखाया जा रहा है ये सारी चीजें आपको जो है कक्षा में वो पालन भी करना है कि जो भी क्रियाएं आप बच्चों से करवाएं उनमें सभी बच्चों की रुचि को देखें। तो इस प्रकार से पाठ्यआगामी क्रियाओं के संगठन में अगर देखा जाए तो छात्रों का परामर्श जो है वो लिया जाना चाहिए। जैसे उस अध्यापक के द्वारा कोई क्रिया कराने का एक निश्चय किया गया कि आज ये पाठ्यआगामी क्रियाएं बच्चों से करवाई जाएंगी, तो एक बार ये उद्देश्य बनाने से जब उस शिक्षक के मन मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आए तो उस समय उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस टीचर को क्या करना चाहिए कि निश्चित रूप से छात्रों से भी यह सलाह ले लेनी चाहिए कि निश्चित रूप से यह कार्य उचित है या नहीं है। जब बच्चे जो है उस कार्य में जो है उत्सुकता दर्शित करें, करने के लिए जो है वह तत्पर रहे, तब निश्चित रूप से उनका सहयोग लेकर के इन कार्यों को जो है वो संपन्न करना चाहिए। अगर बच्चों के बीच में ये उत्सुकता नहीं रहेगी, छात्रों से हम सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्य हमारा सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए और आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपकी योजनाएं बनाई गई है सबसे पहले बच्चों के मस्तिष्क में ये डालना है, बताना, उसके बाद ही ये सहयोग जब बच्चे करेंगे तभी वह कार्य जो है वो समझ में आएगा। दूसरा, शिक्षक को क्या करना चाहिए, सिर्फ नेतृत्व करना चाहिए, पथ प्रदर्शन करना चाहिए, न कि स्वयं करना चाहिए। कार्य जो है वो छात्रों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो आइए शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में वहां पर कार्य करेगा। तीसरा आपको ध्यान देना है शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में, शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में, ठीक है। आइए देखिए इसमें तो शिक्षकों को इन क्रियाओं का जो उत्तरदायित्व है वह योग्यता या रुचि को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। प्रत्येक क्रिया को एक अध्यापक की देखरेख में नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? अध्यापक की जो योग्यता है, अध्यापक की जो रुचि है, अध्यापक की जो क्षमता है, उस रुचि के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार उस क्रिया में उसको विशेष रूप से विशेषज्ञता है कि नहीं, अगर वह चीजें हैं तब तो निश्चित रूप से उस बालक को जो है, उस शिक्षक को वह जो है वो नेतृत्व करने के लिए दिया जाना चाहिए।
अगर उसमें यह नहीं है संचालन करने की तो उसको जो है यह नहीं किया जाना चाहिए। आइए अगर देखते हैं चौथा, साधनों की पर्याप्तता। चौथा है साधनों की पर्याप्तता। साधनों की पर्याप्तता भाई क्या है कि जैसे देखिए विद्यालय में हम पाठशाला की क्रियाओं को करने के लिए कटिबद्ध हो गए, सारी योजना तैयार कर लिए, लेकिन जो है पाठशाला की क्रिया की संचालन के लिए विद्यालय में हमारे पास उससे संबंधित जो वस्तुओं की आवश्यकता है, जो साधन की आवश्यकता है, वह हमारे पास अनुपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह हमारी सहकारी क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती। शिक्षकों को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी सामग्री वह जो है हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, जो सामग्री उनके विद्यालय में उपलब्ध हो उसी के अनुसार जो है वह क्रियाओं को निश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए क्या करना है कि साधनों की पर्याप्तता जो है जब रहे तभी जो है निश्चित रूप से जो है ऐसी क्रियाओं का संचालन या योजनाएं जो है वो तैयार की जानी चाहिए। उसके बाद आइए अगला बिंदु हम देखते हैं पांचवा बिंदु हम देखते हैं क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। देखिए इससे क्या तात्पर्य है भाई, क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। क्रियाओं के चयन में अगर स्वतंत्रता से तात्पर्य देखा जाए तो छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार जो पाठशालागामी क्रियाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें सभी बच्चों को जो है क्रियाओं को चयन करने के लिए जो है वह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि निश्चित रूप से वह किसी भी क्रिया में, जिस क्रिया में वह जो है रुचि लेते हो, उनकी योग्यता हो, उसी में जो है वह निश्चित रूप से जो है वो भाग ले। किसी छात्र पर शिक्षक के द्वारा यह दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि निश्चित रूप से आप इसको करिए ही। अगर दबाव डाल करके उस छात्र से यह कार्य करवाया जाता है तब भी जो है क्या समस्या आएगी कि वह छात्र जो है उस क्रिया को मन से नहीं करेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि एक बालक से अगर पानी अपने घर में ही अगर कहें, एक बालक से अगर कहें कि आप 1 गिलास पानी ला करके हमें दे दीजिए, तो अगर बालक की इच्छा है, बालक प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से गिलास को वह धुलेगा, आपको ठंडा जल ला करके दे देगा। अगर बालक को आप 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, उसके करने की इच्छा नहीं है, तो वह बालक क्या कार्य करेगा? बालक जब आप बहुत प्रेशर उस पर डालेंगे तो वह गिलास को लेगा, एक प्रकार बिना धुले हुए पानी ला करके आपको दे देगा। और पानी जब आपको देगा भी तो इस तरह से दे देगा कि कहीं आपके ऊपर गिर जाएगा या उसके ऊपर गिर जाएगा या गिलास ही गिर जाएगी। तो जब तक हम देखिए पाठशाला की क्रियाओं को जब तक हम मन से नहीं कार्य करेंगे या बच्चों का जो है मन उस पर रुचि नहीं रहेगी तब तक जो है वह क्रियाएं हमारी संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए क्रियाओं के चयन में निश्चित रूप से बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु आइए देखते हैं शनैः शनैः कार्यान्वित करना। शनैः शनैः कार्यान्वित करना। शनैः शनैः कैसे कार्यान्वित करना है भाई, इसमें देखिए तो विद्यालय में इन क्रियाओं को धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। एकाएक अगर सारी क्रियाओं को बच्चों के बीच में डाल दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, तो समस्त क्रियाएं जो है वो बच्चे एक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है शनैः शनैः धीरे धीरे इन क्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए। अगला देखिए उचित निरीक्षण व्यवस्था। उचित निरीक्षण व्यवस्था। उचित निरीक्षण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए उचित निरीक्षण व्यवस्था प्रधानाध्यापक की बात होती है, निरीक्षक के रूप में होता है, वह जो है विद्यालय का मुखिया होता है, उसी के इर्द गिर्द ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानाध्यापक को समय समय पर जब उसकी आवश्यकता उसको महसूस हो कि इन क्रियाओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए और स्वयं पाठशाला में क्रियाओं का निरीक्षण करते रहना। स्वयं भी जो है जब उसको आवश्यकता हो तो वैसे भी या हमेशा भी जो है जब वह चाहे तब जो है इन क्रियाओं का निरीक्षण जो है वो करता रहना चाहिए। यह क्रियाएं जो क्रियाओं का निरीक्षण जो है वह आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए।
बल्कि क्या होना चाहिए, वह जो है वह सुधारात्मक होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। ठीक इस प्रकार से प्रधानाचार्य को हमेशा जो है वो निरीक्षण करके अच्छे कार्यों के लिए शिक्षकों का, बच्चों का उत्साहवर्धन जो है निश्चित रूप से प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला देखिए, समय तालिका में स्थान प्रदान करना। समय तालिका में स्थान प्रदान करना। देखिए, समय तालिका में स्थान प्रदान करना, तो समय तालिका जो विद्यालय की बनाई जाए, अभी हम इससे पहले भी आपको जो है इसके टाइम टेबल बता रहे थे। तो उस टाइम टेबल में हम आपको लास्ट क्लास जो बताए थे वह बच्चों को खेल कूद से संबंधित बताए थे, नाट्य संगीत का कार्यक्रम की बात किए थे। तो ऐसे ही जब ये जो हमारी पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं, तो समय तालिका में निश्चित रूप से जो है विद्यालय की जब निर्मित होती रहे, तो प्रधानाचार्य के द्वारा, शिक्षक के द्वारा निश्चित रूप से इसकी महत्ता को जान करके समय तालिका में जो है इसके पाठ्यसागामी क्रियाओं को जो है वो स्थान दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु हम इसी में और देख लेते हैं। उसके बाद उचित निर्देशन प्रदान करना। उचित निर्देशन प्रदान करना। उचित निर्देशन प्रदान करना, देखिए ये किसके द्वारा होगा, यह जो है इन क्रियाओं के संबंध में बालकों को उचित निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। इन क्रियाओं के संबंध में निर्देशन कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रों को जो है वह पथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अर्थात ये कह लीजिए कि जो क्रियाएं हों, जो उसकी क्रियाएं की जा रही हों प्रधानाचार्य के माध्यम से, या उस विषय के या उस क्रिया के विशेषज्ञ के माध्यम से अच्छे जो है मार्ग को जो है बच्चों को दिखाया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से अच्छा कार्य जब आप करेंगे तभी जो है आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उपर्युक्त जो प्रमुख सिद्धांत है उसके अतिरिक्त भी जो है पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन में कुछ सामान्य बातों को हमको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जो निम्न है। उनको हम देखें जो है कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको जो है हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो उसमें पहला देखें कि किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए। पहला है किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाया जाए। ठीक है, क्या करना है, किसी एक क्रिया को अनिवार्य नहीं बनाया जाए। अर्थात पाठ्यसागामी क्रियाएं कोई एक की जा रही हैं तो उसी को सब बच्चों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए कि ये सबको करना मजबूरी है। इसलिए क्योंकि जो है अगर ऐसी क्रियाओं को एक बच्चों पर दबाव सब बच्चों पर दबावित कर दिया जाएगा तो उनकी रुचि नहीं रहेगी, तो अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए, उच्च अधिकारियों का इनके संचालन में कम से कम हस्तक्षेप हो। कभी कभी देखिए आप खेल कूद करवा रहे हैं, आप जो है कोई संगीत का कार्यक्रम करा रहे हैं, उसमें प्रधानाचार्य के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा आप पर अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है कि ये क्रियाएं क्यों करवाई जा रही हैं, इतने समय तक ही होनी चाहिए, इसको इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए, या जो हमारे विद्यालय की सामग्री है वह जो है वो नष्ट कर रहे हैं, विद्यालय को पीछे ले जा रहे हैं। इस प्रकार का दबाव अगर शिक्षक पर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से यह क्रियाएं संभव नहीं हो सकती। इसलिए जो भी उस क्रिया के उच्च अधिकारी हैं, उस विद्यालय के उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा शिक्षकों पर दबाव नहीं देना चाहिए। यदि इस प्रकार का दबाव रखा जाएगा तो यह क्रियाएं जो है वो संपन्न नहीं हो सकती, बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं हो सकता। आइए उसके बाद देखते हैं कि इसके संचालन में छात्रों का आधिकारिक सहयोग प्राप्त, अर्थात छात्रों का जो सहयोग हो वह अधिक से अधिक हो। ये सारी क्रियाएं जो है वो छात्रों के माध्यम से ही की जानी चाहिए। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो मुख्य आवश्यकता होती है वह होती है वित्तीय संसाधन की, वित्त की, तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में जो है वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं जिसमें जो है हमारा है कि क्रिया के संचालन से पूर्व उसका
पर्याप्त रूप से जो है प्रचार छात्रों में किया जाना चाहिए। जो क्रियाएं हैं वो क्या करना है, जो आप में है, जो आपको क्रिया किया जाना है, जो शिक्षक के द्वारा उद्देश्य बनाया गया है, उन उद्देश्यों को क्या करना है, उन उद्देश्यों को सबसे पहले बच्चों को बता देना, उनके लाभों को बता देना कि इससे आपको क्या लाभ होगा। जब ये सारी चीजें आप उनको बता देंगे तो स्वयं ही योगा करते रहे। उसके बाद एक समय में क्या करना, अनेक प्रकार की क्रियाएं एक साथ प्रारंभ न की जाए, एक साथ में अनेक क्रियाएं एक साथ ही प्रारंभ कर दी जाए। कभी कभी क्या होता है, एक बच्चा जो है 2 प्रकार की 3 प्रकार की क्रियाओं में रुचि लेता, तो इसके लिए क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा, 2 क्रियाओं में और भाग वह नहीं ले पाएगा। इससे बचने के लिए जो है एक समय में एक क्रियाओं को ही संपन्न किया जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ क्रियाओं का प्रचार प्रसार समाज में भी करना आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, छात्र, विद्यालय तथा समाज एक दूसरे के जो है वो निकट लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए, फ्रेंच तथा उनके साथियों ने जो है, फ्रेंच तथा उनके साथियों ने क्या किया है, सहगामी क्रियाओं के संचालन संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख किया कि फ्रेंच महोदय ने कहा कि जो पाठशागामी क्रियाएं संचालित होती हैं उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को हम देखें। पहला सिद्धांत उन्होंने कहा कि पाठशागामी क्रियाओं का प्रयोजन विद्यालय की प्रसिद्धि करना अथवा प्रधानाध्यापक का सम्मान बढ़ाना नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर ये होता है कि जो ये क्रियाएं की जाती हैं उनको जो है मैनेजमेंट या प्रधानाचार्य क्या करता है, ये कहता है कि मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, मेरा इससे सम्मान बढ़ रहा है या विद्यालय का सम्मान बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए कि निश्चित रूप से छात्र कुछ सीखें, इनकी उपयोगिता देखें। उसके बाद क्या है कि इनके द्वारा किशोर और किशोरियों का विकास हो सकता है, ये भावना होनी चाहिए। ये प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व की बात हो जाए, प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत विकास की बात हो जाए या विद्यालय के विकास की बात हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा बिंदु हम देखें कि सहगामी क्रिया के कार्यक्रम का विकास क्रम जो हमारा है क्रमशः विद्यालय के जीवन से ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है होना चाहिए। उसके बाद सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का अवसर जो है समस्त बालकों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पाठ विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं पर्यवेक्षण जो है वो विधिवत रूप से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे उद्देश्य और सिद्धांत है। ये पाठ सहगामी क्रियाओं को आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्रमशः आपको जो है सिलेबस बताया जाता रहेगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए और आप नोट्स को तैयार करते रहिए। कोई भी समस्या होती है शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।